Perfect. Very good afternoon to all of you. I'm Sahil Khanna. I'm heading Genesis Educates, which will continue at the later part of the session. Now, having said this, so I want you to imagine a situation. I want you to एक situation imagine करते हैं कि जो आपका बच्चा है वो एक बहुत बड़ी उसने एक बहुत ऊंची दीवार पे चढ़ना है। इमेजिन करो एक बहुत बहुत ऊंची दीवार है और उसने उस दीवार पे चढ़ना है और उसने उस दीवार पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी लगाई। इंक्लाइन सीढ़ी ऐसे रख दी जैसे हम लोग देखते हैं जिसपे कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं। एंड वो बहुत 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 ऊंची दीवार है। सो उसने बहुत 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 ऊंची बड़ी बड़ी सीढ़ी लगाई। नाउ बहुत सारी मेहनत करके बच्चा धीरे 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 वो सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप वो थोड़ा सा गिरता है। आप फिर उसको पुश करते हो, बेटा हो जाएगा, चढ़ जा, तू कर सकता है। जैसे जनरली हम पेरेंट्स आप पेरेंट्स करते हो, कर लेगा, हो जाएगा हो जाएगा। वो और ऊपर चढ़ता है, थोड़ा सा और स्टम्बल करता है, फिर आप उसको पुश करते हो एंड बहुत सी मेहनत करके फाइनली वो वो सीढ़ी के टॉप पे पहुंचता है। और ऑब्वियसली जब वो सीढ़ी चढ़ रहा था उसके दिमाग में एक था कि मुझे उस दीवार के ऊपर कुछ डेफिनेटली पड़ा है जिसको उसने उठाना है वहां से। लेकिन जब वो बहुत सारी मेहनत करके वो जब ऊपर पहुंचता है टॉप पे, तो वो क्या देखता है, या आप क्या वो आपको क्या बताता है कि वो लैडर जो थी दैट वाज लीनिंग द लैडर वाज लीनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल। वो सीढ़ी गलत दीवार के साथ खड़ी थी। आपको क्या लगता है, आपने इसका आंसर मन में करना है। बच्चे को कैसा लगेगा जब वो इतनी मेहनत से उस सीढ़ी के टॉप पे, उस दीवार के टॉप पे पहुंचा एंड ही रियलाइज दैट द लैडर हैज बीन लीनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल। उस सिचुएशन को इमेजिन करिए, उसमें वो बच्चा, हमारा बच्चा क्या फील कर रहा होगा और आप क्या फील करोगे एज अ पेरेंट। एंड टुडेज सेशन इज अबाउट, we need to ensure, the parent and the mentors have to ensure that the ladder is not leaning against the wrong wall। लैडर सही सही दीवार के साथ खड़ी है। हमारे बच्चे की लैडर सही दीवार के साथ खड़ी होनी चाहिए उन क्रूशियल ईयर्स में जिस टाइम पे उसका करियर बिल्ड होना है। दैट्स द होल एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। So how many of you could understand how many of you could actually understand the feeling behind this story। आप में से किस किस को समझ आया कि मैं क्या हम कहाँ से इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। ऑसम, दैट्स सो ग्रेट। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम अपनी वीडियोस को ऑन कर लेंगे, मेरे लिए थोड़ा सा कनेक्ट, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आई वुड बी एबल टू रिलेट टू योर एक्सप्रेशंस, बिकॉज अभी थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ों में मुश्किल आ रही है, बट ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ टू इंश्योर दैट द लैडर इज नॉट लीनिंग अगेंस्ट द रॉन्ग वॉल, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट वॉल। अब वॉल कोई गलत नहीं है, वॉल सारी सेम होती हैं। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू इंश्योर दैट विच इज द राइट वॉल फॉर आवर ओन चिल्ड्रन। और मेरे बच्चे के लिए राइट वॉल कौन सी है, आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। Now मैं आपको before I jump straight away to the detail, the intricacies of the session. So the agenda of session is that a parent has to ensure that, and I repeat, it's a parent with the discussion with the child has to ensure that the ladder is leaning against the right wall. Sorry, and that's the agenda in one line. If अगर मुझसे कोई पूछे ये राहा बाय राहा सेशन क्या है, this is the राहा session।
नाउ नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपसे कुछ चीजें क्लैरिफाई करता हूँ, मैं आपको, दिस सेशन इज मोर ऑफ अ स्टोरी काइंड ऑफ अ सेशन। एक हमारे इंडिया में एक 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 आई वुड से एक जनरली हाउस, हर घर में हम ऐसा चाहते हैं, कभी ना कभी जिंदगी में एक बार ऐसी जरूर बात होती है कि हमारा बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाए, वो यूपीएससी क्रैक कर जाए। ये हर घर, हर पेरेंट का, चाहे वो बहुत स्ट्रांग बिजनेसमैन है, मतलब जो, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ अस, बट 80-85% लोगों का एक बार, या तू एक बार आईएएस बन जाए। तो अब क्या होता है कि यूपीए, तो अगर अब मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मुझे अगर इस लाइन में जाना है, तो मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना होता है। मैं आपको स्ट्रेट अवे एक नेक्स्ट पार्ट पे लेके जा रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब अगर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि यार अगर यूपीएससी का एग्जाम देना है तो बच्चे को 11 ट्वेल्थ में, अगर मैं 11 ट्वेल्थ की बात करूं, 11 ट्वेल्थ में उसको ह्यूमैनिटीज लेनी चाहिए। ये आई वुड से एक वो चल रहा है, प्रचलन चल रहा है आजकल, दैट अगर बच्चे ने क्या करना है, अगर बच्चे ने यूपीएससी का एग्जाम देना है तो उसको ह्यूमैनिटीज चूज करना चाहिए। और बच्चे भी बहुत कॉन्फिडेंटली इस चीज को बताते हैं कि सर मैं 11 ट्वेल्थ में ह्यूमैनिटीज लूंगा या लूंगी, बिकॉज सर मुझे पेरेंट्स कह रहे हैं यूपीएससी देना है और मुझे भी लगता है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे अपने आई नीड अ लाल बत्ती वाली गाड़ी। ना यूपीएससी इज अ वेरी पावरफुल थिंग हमारे कंट्री में, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग। नाउ इसके पीछे ह्यूमैनिटीज लेने का जो लॉजिक है वो एब्सोल्युटली बकवास है, एंड आई टेल यू व्हाई विद प्रूवन नंबर्स। I'll tell you why with the proven numbers, and why I call this as the biggest mistake which parents unfortunately or kids make. यूपीएससी बच्चा तब दे सकता है जब बच्चे की ट्वेल्थ के बाद उसकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाए किसी भी फील्ड में। मतलब वो किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, ग्रेजुएशन का मतलब हम सब जानते हैं, चाहे इंजीनियरिंग कर ले, चाहे डॉक्टर कर ले, चाहे बीए कर ले, चाहे बीबीए कर ले, चाहे बीकॉम कर ले, किसी भी फील्ड में वो अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो ही और शी इज एलिजिबल फॉर यूपीएससी। नाउ अगर मैं इंडिया के लास्ट 10 सालों के रिजल्ट यूपीएससी के उठा के देखता हूं, आई रिपीट, अगर मैं इंडिया के लास्ट 10 सालों के, ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कहता है, अगर मैं 10 सालों के यूपीएससी के रिजल्ट्स निकाल के देखता हूं और टॉप पोजीशंस देखता हूं, जो टॉप पोजीशन टॉप रैंकर्स हैं यूपीएससी में, तो मैं क्या देखता हूं एज अ रिसर्च एनालिस्ट, दैट more than 60% of the students who crack a UPSC exam with the top ranks and marks were from were from a science background. When I say a science background, matlab those people did their 11th and 12th with medical or non-medical. That does not mean humanities is a bad subject. It's a great stream. But जिस रीजन से उस पेरेंट ने उसको 11 ट्वेल्थ में ह्यूमैनिटीज दिलवाई, जिस बच्चे ने ये सोचा कि मैं 11 ट्वेल्थ में ह्यूमैनिटीज करके अपनी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाऊंगा, वो वो वजह ही फ्लॉड है, वो आर्ग्यूमेंट ही फ्लॉड है, बिकॉज उसका रीजन समझिए। अब इसके पीछे मैंने बहुत सारी रिसर्च की कि फिर क्यों बोलते हैं, अगर कोई र्यूमर फैला हुआ है, अगर कोई मिसकंसेप्शन बच्चों को है, पेरेंट्स को है, बहुत सारे लोगों को है, तो वो कहीं से तो वो इंसेप्ट हुई है। तो अब इसके पीछे की स्टोरी समझे। होता क्या है कि जब बच्चा ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का एग्जाम देता है तो उसको अपने सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए। ये आई थिंक हम सबको आइडिया है। तो जब मैं वो सब्जेक्ट्स चूज कर रहा हूं, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे जिनका बैकग्राउंड साइंस भी रहा हो, उस टाइम पे वो यूपीएससी क्रैक करने के लिए साइंस के सब्जेक्ट्स को छोड़ के ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पिक करके यूपीएससी का एग्जाम देते। तो क्योंकि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में उनको लगता था कि उनके पास क्रैकिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वो उस ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को लेके यूपीएससी में अपना करियर बनाते थे। लोगों को ये लगने लग गया, मिसकंसेप्शन ये हो गई कि यूपीएससी करने के लिए 11 ट्वेल्थ से ही तैयारी शुरू कर दो और ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ले लो। उस बच्चे ने, जिसने यूपीएससी क्रैक किया, उसने ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट कब लिया? ग्रेजुएशन के बाद लिया, जब वो मेच्योर हो चुका है, जब उसने 11 ट्वेल्थ में बहुत सारी मेहनत कर ली अपनी साइंस स्ट्रीम की तरफ, वॉट एवर, चाहे वो इंजीनियरिंग करी, चाहे उसने डॉक्टर करा, चाहे बीएससी करी, चाहे वॉट एवर इट इज, वॉट एवर वॉज बिन डन। तो द पॉइंट हियर इज दैट दिस इज द बिगेस्ट मिथ। एंड हम ये अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन इसलिए ले लेते हैं बिकॉज व्हाट वी डू इज वी
जिसको हम इंडिया में भेड़ चाल बोल देते हैं। और वो इसलिए बोल देते हैं बिकॉज हम लोग थोड़ा सा भी अपने एंड पे थोड़ा सा टाइम अगर निकाल के अपने बच्चे के करियर के लिए थोड़ी सी रिसर्च करें बैठ के कि बैकग्राउंड क्या बन रहा है जो बच्चे क्रैक कर रहे हैं, क्या उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या, ये आप मेरे पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, आप अपनी रिसर्च अपने एंड से करना, मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ। दैट्स नंबर वन पॉइंटर जो यूपीएससी के लिए बिगेस्ट मिथ है। अगेन आई एम सेइंग ह्यूमैनिटीज इज अ ग्रेट स्ट्रीम, बट द रीजन फॉर चूजिंग ह्यूमैनिटी शुड नॉट बी कि मुझे यूपीएससी करना है। दैट्स एब्सोल्यूट रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, बिकॉज जो बच्चा आज नाइन्थ जो 10th 11th में है, 12th 11th 12th में है, बिकॉज आप सब मिक्स ऑडियंस है, आपका बच्चा यूपीएससी आज से 7 8 9 सालों बाद देगा, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से ग्रेड में है। तब तक चीजें क्या बदल जाएंगी, क्या सिचुएशन होगी, हमें किसी को नहीं पता। तो इस टाइम पे उस फ्यूचरिस्टिक से बेसिस पे डिसीजन लेना कि ह्यूमैनिटीज अभी करनी इज अ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, आई एब्सोल्युटली, एंड मैंने आपको नंबर्स के साथ बताया। एक सिमिलर एक मिसकंसेप्शन है फॉर अनदर एग्जाम विच इज कॉल्ड एज कैट एग्जाम, जो हम कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो एमबीए एंट्रेंस के लिए होता है, एमबीए। अब बहुत सारे बच्चों को ये आर्ग्यूमेंट, पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे ने इवेंचुअली मैंने उसको एमबीए करवानी है, तो एमबीए के लिए उसको कौन सी स्ट्रीम चाहिए, कॉमर्स जनरली बच्चे ऑप्ट कर लेते हैं या बीबीए के बाद एमबीए कर लेते हैं। अगेन मैं आपको एक 30 सेकेंड्स में सब कुछ खत्म करता हूं। अब कैट एग्जामिनेशन भी बच्चा ग्रेजुएशन ईयर के बाद देता है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा दे सकता है और एमबीए उसमें से प्रोसीड कर सकता है। कैट एग्जाम में भी अगर आप लास्ट 10 सालों के कैट के टॉपर्स को निकाल के देखेंगे तो उसमें यही निश्चर निष्कर्ष बाहर निकलेगा कि जो बच्चे कैट क्रैक करते हैं उसमें मोर देन 66 67% बच्चे अगेन फ्रॉम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड निकलते हैं। अगेन दैट डज नॉट मीन कॉमर्स इज अ बैड स्ट्रीम, कॉमर्स इज एन एब्सोल्यूट गुड स्ट्रीम। अगर मुझे मेरे को अपना बेंट ऑफ माइंड नंबर्स के साथ प्ले करके अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे सीए बनना है, देन इट्स अ ग्रेट स्ट्रीम। बट अगर मुझे इस माइक्रो विजन से मैं ये ले लेता हूं कि भैया मुझे बाद में सीधा एमबीए करनी है, एक 10th का बच्चा ये सोच रहा है जिसकी 10th खत्म हो रही है, मुझे बाद में एमबीए करनी है, तो मैं कौन सा रास्ता चूज करूं जहां मुझे कम मेहनत करनी पड़े एज कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स, तो वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है। द पॉइंट हियर इज दैट I request all the parents. The point here is that we need to ensure the child chooses the path which is not easy, but which is right for him or her. इस एज में मुझे आसान रास्ता नहीं चूज करना, मुझे सही रास्ता चूज करना है। जो किस किस कैसे चूज करना है इज बाय कीपिंग इन माइंड माय ओन चाइल्ड। अगर ये 4 फिंगर्स हैं, ये चारों फिंगर्स का इक्वल इंपॉर्टेंस है, एक नॉन मेडिकल है, एक मेडिकल है, एक कॉमर्स है, एक ह्यूमैनिटीज है, चारों में पोटेंशियल है, चारों में इक्वल स्कोप है, इक्वल इन द कॉन्टेक्स्ट। अगर मेरे इंटरेस्ट के साथ मैं मैपिंग करके अपनी राइट सब्जेक्ट्स पकड़ लूं, मुझे अपने बच्चे का पैटर्न कैसे देखना है मैं आपको बताता हूं, सिंपल सिंपल चीजें। जैसे जब व्हेन आई टेक दिस करियर काउंसलिंग सेशन विद द स्टूडेंट्स वन ऑन वन और विद द पेरेंट्स एंड द फैमिली एज वन ऑन वन, मैं बहुत सिंपल चीजें पूछता हूं बच्चे से और पेरेंट के सामने, पेरेंट से भी पूछता हूं बच्चे से भी, दैट अगर यू हैव नो फियर ऑफ एग्जाम, अगर आपके सारी बुक्स आपके टेबल पे पड़ी हैं और एग्जाम का कोई फियर नहीं है, होने ही नहीं एग्जाम मान लो, विच विल बी टॉप 2 3 बुक्स विच यू विल पिक ऑन योर ओन एंड स्टडी, वहां छुपा है उसका इंटरेस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड करिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट 2 2 3 साल पहले, सिंस जेनेसिस is a coaching institution also which I am running, which मतलब I'm the founder of it. This what I'm doing right now is very different from what we do at Genesis. So 2 3 साल पहले 3 साल पहले one of the student of 10th came to me. Understand, this is a very important and real story. 3 साल पहले एक बच्ची मेरे पास आई, शी वॉज इन आर 10th ग्रेड, वो हमारी किसी मतलब सेक्टर 20 पंचकूला जेनेसिस वाली ब्रांच में पढ़ती थी। So I was doing a career session with all the students, like group session I do at Genesis for Genesis students also and parents also. So वो बच्ची मेरे पास after the session आई and she said sir मेरे को मेरा साइंस में स्कोर राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज ध्यान सुनना एज अ पेरेंट, मेरा साइंस में स्कोर राउंड 76 77 आता है आउट ऑफ 80, सर आई एम प्लानिंग टू टेक नॉन मेडिकल इन 11th 12th, शैल आई टेक इट। तो मैंने उसकी जो भी टीचर उसको जेनेसिस में पढ़ाते थे मैंने उनसे फीडबैक लिया एंड आई सेड बेटा आई गेट बैक टू यू ऑन द नेक्स्ट डे। सो माय नेक्स्ट डे फीडबैक टू हर एंड टू हर पेरेंट वाज दैट सर इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं
But somewhere down the line, I want you to understand this as a parent. This is very important. Her bent of mind is not that technical. Her bent of mind is more towards creative side. So she's scoring well in sciences in 10th, but her bent of mind is more towards creative side. मतलब शी इज नॉट मेंट टू डू फिजिक्स फॉर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम इन लाइफ, बिकॉज वो चीजों के पीछे वाई कम ढूंढती है. शी इज मोर टुवर्ड्स अ क्रिएटिव काइंड ऑफ अ बच्चा. एंड वी आई सजेस्टेड हर दैट बेटा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग नॉन मेडिकल और मेडिकल, गो फॉर ह्यूमैनिटीज. और मतलब मैंने उसको ह्यूमैनिटीज सजेस्ट किया. बट द गर्ल वॉज एडमेंट, हमारी बच्ची थी, एंड शी सेड नहीं सर. पेरेंट्स मुझे बोलते सर आप अजीब बात कर रहे हैं, आप एज अ इंस्टीट्यूट जो मेडिकल नॉन मेडिकल को केटर करता है, आप हमारे बच्चे को ये क्यों बोल रहे हो कि तू ह्यूमैनिटीज ले ले. आई सेड कि बिकॉज हर चीज इज नॉट, एवरीथिंग इज नॉट बिजनेस. बट अगेन कभी कभी पेरेंट हैव अ रिजिड बिलीफ सिस्टम. बच्चा भी बेचारा इमेच्योर होता है. दे कंटिन्यूड विद साइंसेस. हमारे पास ही पढ़ती थी, लास्ट ईयर 12th पास आउट किया, बट शी कुड नॉट डू वेल. शी कुड नॉट. वो जेई भी क्रैक नहीं हुआ. बोर्ड में शी गॉट अराउंड 76-77%, which was not sufficient to get her a good admission. The point here is that we need to understand that the mapping what we do at a 10th grade level, at times we suggest someone scoring 60-70% in sciences to do sciences in 11th 12th also, because there is a lot of technical bent here. जो शायद मेहनत नहीं कर रहा बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, बट यहां है, यहां वो क्वेश्चन एबिलिटी है कि रट्टा नहीं लगता तो शायद डेफिनेशन में मार्क खा जाता है, बट टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड है. ही और शी लुक्स फॉर द लॉजिक्स. So my humble request to all of you is that please don't make marks, I repeat, marks as the way to check whether the child will make a mark in the life or not. Please understand this. मेरे को मतलब आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों से मोस्ट 80% ऑफ यू, 90% ऑफ यू हम शायद फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं. ऑल ऑफ यू आर आउटसाइडर्स, आई हैव नेवर मेट यू. बट अगेन दैट्स आई कांट पुट अ फेकनेस कि मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड मेंटर हूं. सो बट दिस इज हाउ आई एम. आप मुझसे पर्सनल मिलेंगे तो भी मैं ऐसी बात करूंगा आपसे. द पॉइंट इज वी नीड टू इंश्योर हमारे बच्चे की लैडर, जहां से मैंने स्टोरी शुरू की थी, इज लीनिंग अगेंस्ट द राइट wall. That is the role of an institution. That's the role of a school. That's the role of a parent. But unfortunately, parent को ये रोल स्टेज पे ज्यादा देना, बिकॉज इवेंचुअली आपका एक बच्चे का करियर, आई वुड से नॉट स्टेक पे है, बट करियर का इंपॉर्टेंट फेस है. अपनी मैं आपको इस मतलब आई वुड डू वॉट एवर हेल्प यू वुड नीड फ्रॉम माई एंड. बट कमिंग बैक टू इट, सो फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूं आजकल, मैं एक यूट्यूब या मैं नेटफ्लिक्स देखता हूं, तो मेरे को ये दिखता है, मैंने लास्ट 2-3 सालों में देखा, ध्यान समझना, कि यार नेटफ्लिक्स पे या यूट्यूब पे अगर मैं सुबह बाबा जी को सुनता हूँ या मैं एक्स बाबा जी को सुनता हूँ, तो मेरे को रोज उन्हीं की वीडियोस दिख रही हैं. ठक. और मेरी एडिक्शन इतनी बढ़ गई है कि जो मैं 5 मिनट की एक वीडियो देखने के लिए या 2 मिनट 2 वीडियो देखने के लिए फोन स्क्रॉल करता हूं, वो एक एक घंटा स्क्रोलिंग चलती है. ये कैसे हो रहा है? इसमें छुपा है वर्ल्ड का मोस्ट अपकमिंग प्रोफेशन, विच इज करियर्स इन डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. That's the future. I'm not saying other things are not the future. I'm telling you अब मैं जो आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, दिस इज कीपिंग इन माइंड 2030, नॉट 2025. बिकॉज हमारे बच्चे कॉलेज से पास आउट होंगे 30, 31, 29 के आसपास, डिपेंडिंग आप कौन सी एज के बच्चे के पेरेंट हो. One profession which I feel is going to be the top profession आने वाले टाइम में is, which is again in huge demand, is data sciences. Now what is data science? Simple, मैंने आपको बताया, a way we make a machine predict human behavior by collecting lot of data about you, आपकी preferences, आपके choices. Then these companies tend to manipulate our mind to keep on ensuring that we are addicted to these apps for the longest period of time, so that they keep on becoming the billion dollar company. It's as simple as that. Be it Netflix, be it YouTube, be it I would say Spotify, be it whatever it is. Everything around us is data driven. So if I feel that, I want you to understand this, if I feel that
My child does not want to do maybe hardcore engineering, but he wants to take non-medical, then this is a great scope in the future. BSc in data sciences, BSc in computer sciences, you can make a great career about. मैं आपको एक report भी भेजूंगा after the session. I have prepared a detailed document also with how the root of this. So my team will send it to you. Tamanna ma'am will send it to you. So that's the future. We मतलब हम ये रोज तो आई थिंक एआई वर्ड तो हम पागलों की तरह आजकल एक ही वर्ड सुन रहे हैं. सो बेसिकली मैंने आपको नटशेल में बताया, उसके पीछे एक डाटा साइंसेस का कॉन्सेप्ट है विच इज ह्यूज. ऐसा बोलते हैं डाटा इज द न्यू करेंसी इन टुडेज वर्ल्ड. एनीबडी हु हैज अ ह्यूज डाटा विद हिम, उसको यूज करना आ जाए, ही कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग. सो द डाटा साइंसेस के कोर्सेज आर गोइंग टू बी ह्यूज. फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल जर्नलिज्म, जो जर्नलिज्म ट्रेडिशनल होता था, दैट हैज बिकम मोर ऑब्सोलीट नाउ. नो इट्स मोर हैज बीन मोर मूव टुवर्ड्स डिजिटल जर्नलिज्म, वेयर यू स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, कंटेंट. हम लोग भी न्यूज़पेपर्स फीड करते हैं, बट मोर देन न्यूज़पेपर्स व्हाट वी फीड इज more the content driven things. So you see what has happened is world is changing at a very rapid rate. तो 10 साल 15 साल पहले when I did my 12th, I was probably in 2004 or 5 I did my 12th. तो 20 साल में lot of things have changed like crazily, and I'm sure the same for you. बहुत सारे career options अब खुल गए हैं जो शायद हमने सुने ही नहीं थे. Like data sciences, we were never a career in hospitality management for a medical student who wants to take PCB, physics, chemistry, bio, does not want to be a doctor. A career in PCB is a career in healthcare and management, biotechnology, bioinformatics, clinical psychologist, nutritionist. मैं ये सारे आपको ऑप्शन भेज दूंगा. डोंट वरी अबाउट, यू डोंट नीड टू मेक नोट्स फॉर दिस. मैंने वो आई हैव प्रिपेयर्ड अ पीडीएफ फॉर ऑल ऑफ यू. Is they are huge in demand. They're absolutely huge in demand. So what we need to understand is that मुझे ये देखना है कि मेरे को मेरे बच्चे के इंटरेस्ट को मैप करना है सब्जेक्ट के साथ. दिस शुड बी दिस वे. माय चाइल्ड्स इंटरेस्ट, डोंट व्हेन यू मेजरिंग द इंटरेस्ट, प्लीज डोंट मेजर उसका हार्डवर्क इन दिस. बहुत सारे बच्चे 9-10 तक फोकस नहीं होते, या बहुत सारे 9-10 तक फोकस होते हैं, 11-12 में उनको फिर अजीब सी हवा भी लग जाती है. we have seen I've seen both the flips. So बहुत सारे बच्चे 9-10 तक सीरियस नहीं होते. किस कॉन्टेक्स्ट में? दैट दे फाइंड हिस्ट्री फॉर एग्जांपल, दे फाइंड मोस्ट ऑफ देम फाइंड एसएसटी वेरी बोरिंग. दे डोंट स्कोर वेल. व्हेन दे डोंट स्कोर वेल, द परसेंटेज डिप. पेरेंट को लगता है यार कुछ नहीं करेगा पढ़ाई में, अच्छा नहीं कर रहा. दे आर नॉट डूइंग वेरी गुड इन लैंग्वेजेस लाइक मे बी हिंदी. सो हिंदी में अच्छा नहीं करता, पेरेंट को लगता है ओवरऑल परसेंटेज कम है, बच्चा कुछ नहीं करेगा. नाउ आई हैव सीन दोस किड्स पिकिंग अप अ राइट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स इन 11-12. अब वो सब्जेक्ट्स उनके इंटरेस्ट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, and then they excel. I follow a I follow a thumb rule of two. When I say a thumb rule of two, which I teach Genesis students, that यार simple है. 5 सब्जेक्ट्स मिलने हैं, +1 +2 में 5 मेन सब्जेक्ट्स मिलने हैं. अगर 2 से प्यार है बहुत 10th के लेवल पे, प्यार एज इन यू लव डूइंग दैट, यू पिक दैट स्ट्रीम जिसमें आपको एटलीस्ट 2 मिल रहे हैं, मिनिमम 2. मिनिमम आई कॉल दिस अ थंब रूल ऑफ 2. नाउ फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जो कॉमर्स के पेरेंट्स हैं, जो बच्चे, उनके लिए ये थोड़ा सा ये चैलेंज आता है क्योंकि बच्चे ने ना अकाउंट्स पढ़ा होता है जनरली. 9-10 तक हमारे को एक्सपोजर नहीं मिलता, और वो बिल्कुल न्यू स्ट्रीम है. देखो मेडिकल नॉन मेडिकल में सब कुछ बच्चा 9-10 में बेस बना के आया होता है. उसने पढ़ा हुआ है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, उसको आइडिया है आगे क्या पढ़ना है. कॉमर्स में ये थोड़ा सा चैलेंज आता है. तो व्हाट डू आई सजेस्ट टू द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स? कुछ मत करो. व्हेन यू फिनिश विद योर बोर्ड एग्जाम्स, कॉमर्स की 2-3 चैप्टर्स की वीडियो यूट्यूब पे किसी टीचर के, अच्छे टीचर की देखो, बिल्कुल स्क्रैच से देखो, and you get good videos also on the YouTube. Now when you see that video on the YouTube, see whether you are able to make interest of the subject or not. Instead of going blindly and joining commerce, for example, instead of joining the tuition and investing a lot of fees of the parent in terms of school, and बहुत सारे बच्चे 2 महीने बाद स्विच करते हैं. फिर सर 2 महीने हमने कॉमर्स कर लिया, हम नॉन मेडिकल करना चाहते हैं, या सर 2 महीने हम लोगों ने मेडिकल कर लिया, हम वो करना चाहते हैं, नॉन मेडिकल कर लिया, अब हम कॉमर्स करना चाहते हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट, वो 2 महीने वेस्ट करने से ऑलवेज बेटर हम थोड़ा सा टाइम, प्रॉब्ली हफ्ता, 4-5 दिन बोर्ड एग्जाम के बाद लेके, वी एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स कि व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन नॉट बी डन.
जो कॉमन एंट्रेंस से जो टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स हैं आफ्टर ट्वेल्थ, दे आर, आई एक्सप्लेन यू। वन इज JEE, विच वी ऑल नो, आई थिंक इज अ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग के लिए होता है, ठीक है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 लाख बच्चे पेपर देते हैं, जो 2 स्टेजेस में होता है, जेई मेन, जेई एडवांस्ड। JEE main is for NITs and all other colleges except IITs। IITs के अलावा सारे कॉलेजेस में JEE मेन का स्कोर मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सेप्ट हो जाता है। 2-3 कॉलेजेस अपने अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जैसे बिट्स, पिलानी बिट्स अपना एग्जाम कंडक्ट करता है, योर VIT अपना एग्जाम कंडक्ट करता है, कुछ अपने कॉलेजेस अपना करते हैं, बट जनरली JEE मेन में मैक्सिमम कॉलेजेस इनकैप्सुलेट हो जाते हैं। मैम जो पेरेंट्स डाउट पूछ रहे हैं, मैं वंस विल हैव अ बी पार्ट ऑफ दिस सेशन इन नेक्स्ट 5 मिनट, उसमें आई टेक इट आउट, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। सो दैट्स जेई फॉर यू। अगेन आई रिपीट, जेई की जर्नी इज वेरी सिंपल। 2 साल हार्डकोर मेहनत, 11 12 का सिलेबस कंप्लीट आता है, 2 साल बच्चा पूरी मेहनत करता है, एंड उसके बाद वो जेई का एग्जाम देता है, जेई मेन एंड जेई एडवांस। जेई मेन 2 बार होता है, 2 बार का मतलब 2 शिफ्ट्स में होता है, 2 बार मतलब बच्चे को 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक बार जनवरी में, जनवरी मतलब जैसे अगर कोई बच्चा आप में से, अभी आपका बच्चा 10th में है मान लो, अभी 11th शुरू करेगा, अभी मान लो अप्रैल में शुरू करता है, तो वो जेई दे पाएगा 2027 जनवरी, 2027 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, एंड देन 2027 अप्रैल में फिर से देगा। जिसमें से भी हाईएस्ट स्कोर होगा दोनों में से, वो स्कोर उसका वैलिड रहेगा for JEE Advanced and counseling into the NITs and regional colleges like PEC and all that stuff। ये है जेई का बेसिक बेसिक फंडा। देन कम्स नीट, विच इज आई थिंक द मोस्ट 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 आई वुड से मोस्ट कंट्रोवर्शियल एग्जाम जो लास्ट ईयर में कुछ हुआ, बिकॉज सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर में नीट के बारे में था। अगेन नीट इज फॉर मेडिकल। अगेन दिस हैपेंस, इस बार ये 4 मई को है, हर साल मई में फर्स्ट फर्स्ट संडे ऑफ मई को होता है। दिस इज फॉर ऑल द इंजीनियरिंग, सॉरी आई एम सो सॉरी, ऑल द MBBS सीट्स इन इंडिया। सिंगल एग्जाम जिसके बेसिस पे एडमिशन होता है, पहले बहुत सारे होते थे, PMT एंड ऑल, अब एक एग्जाम के बेसिस पे नीट यूजी बोलते हैं इसको, फॉर अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम होता है। अगेन दिस इज फॉर मेडिकल। उसके बाद जो एग्जाम्स हैं जो बहुत प्रोफेशनली अपकमिंग है, CUET, गवर्नमेंट लॉन्च द CUET एग्जाम 3 to 4 years बैक ओनली, बट इन 3-4 सालों में इट हैज बिकम द सेकेंड मोस्ट टेकन एग्जाम इन इंडिया आफ्टर नीट। और आने वाले टाइम में नीट से भी इसलिए आगे निकल जाएगा बिकॉज इसमें चारों स्ट्रीम्स के बच्चे एग्जाम देते हैं। अब ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, a medical student, and all can give a CUT exam. This is for taking admissions. Listen to me very carefully. This is for taking admission into the central universities of India for graduating courses. 80 to 90% ऑफ इंडिया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वो अब CUET का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, अपार्ट फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम स्कोर जो 12th में आता है। अगर ह्यूमैनिटीज का बच्चा CUET का एग्जाम देगा तो वो अपने सब्जेक्ट चूज करेगा, जैसे उसने मान लो SST ज्योग्राफी चूज कर लिया, साइकोलॉजी चूज कर लिया। अगर एक मेडिकल का बच्चा CUET देगा तो ही वुड चूज हिज और ओन सब्जेक्ट, सेम इज विद कॉमर्स, सेम इज विद योर नॉन मेडिकल। अगेन दिस इज फॉर, अगर मुझे BSc करनी है, मुझे ग्रेजुएशन कोर्सेज करने हैं, मुझे बायोटेक्नोलॉजी करनी है, मैं बीटेक नहीं करना चाहता, मैं किसी और फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मुझे CUET का एग्जाम आने वाले टाइम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 एग्जाम्स है, देन आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड। नॉन मेडिकल और कॉमर्स का बच्चा, ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, एनडीए का एग्जाम दे सकता है। एनडीए के लिए बहुत सिंपल सिंपल फंडा है आपके पास, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। आपके पास मैथ्स होना बहुत जरूरी है। आप अगर ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स करते हो, आप एनडीए के लिए एलिजिबल हो, और कॉमर्स विद मैथ्स करते हो, आप एनडीए के लिए एलिजिबल हो, और नॉन मेडिकल करते हो, ऑब्वियसली आप एनडीए के लिए सबसे ज्यादा एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे एक कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है। इंडियन आर्मी में अगर हमने जाना है आर्मी में, तो हम किसी भी स्ट्रीम में, जैसे मैंने आपको 3 स्ट्रीम्स बताई, ह्यूमैनिटीज, नॉन मेडिकल एंड कॉमर्स, विद मैथ्स अगर करेंगे तो हम एनडीए में जा सकते हैं फॉर इंडियन आर्मी। बट अगर मुझे इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी की भी ऑप्शन को ओपन रखना है, देन आई हैव टू गो विद द रूट ऑफ फिजिक्स। सो आई हैव टू टेक नॉन मेडिकल इन दैट सिचुएशन, ताकि मेरे को तीनों के लिए रूट ऑप्शन मिल जाए। तो ये एज अ बच्चा और पेरेंट हमें ये छोटी छोटी चीजें फॉर्म्स पे पढ़नी जरूरी है, दैट एनडीए कोई भी स्ट्रीम से आप कर सकते हो विद मैथ्स, बट
फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी आपके पास फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए एंड यू नीड टू स्कोर 60-65% इन दैट इन बोर्ड एग्जाम. So that is how you got to understand about India. Then there is a second paper which is JEE Main 2. जैसे JEE Main 1 हुआ for engineering, JEE Main 2 is for architecture. तो जो लोग आर्किटेक्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं दे अंडरगो अ जेई मेन 2 पेपर, जिसमें मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा रोल है एंड ड्राइंग का सबसे बड़ा रोल रहता है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू, because I'm about to finish the first part of the session. The second part के लिए मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ. In the second part, what I'll be covering would be the schooling का फंडा, and few more entrance examinations, and I'll take your doubts. And schooling का फंडा का मतलब is that the domicile, the UT and the ये कोटा सिस्टम ऑफ स्कूल की बच्चे को 11-12 जब स्कूल से करता है तो कौन सी स्कूल बेनिफिट मिलता है. आई एम सेंड, आप ध्यान से देखना, मैं आपको चैट में सेकंड मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ. विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स. मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए. मैं आपको चैट पे एक और लिंक भेज रहा हूँ फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन. 1 मिनट दीजिए आप मुझे. We can you will join it, and I'll tell you this is 12:37 in my clock. We will join this at 12:40. ठीक है. I just need a 2 minute breather. Give me a minute. Where is the chat box? Yeah. आप देख लीजिए, आपको मैंने चैट पे भेजा है, सबके पास आगे. कैन यू सी द चैट? Yeah, it is visible. Perfect. So this is 12:37 in my watch. We'll resume at 12:40 for the second part of the session. Looking forward to keep guiding you further. Thank you so much. Definitely. Bye. See you on the other side. Thank you. So we were discussing about that different kind of entrance examinations in India. So which I explained you about the JEE thing. I explained you about the NEET. I touched upon NEET. I touched upon CUET. I touched upon NDA. So apart from there are other entrance examinations also which a child can appear after 12th in India. Like J2 also explained. So what we'll do is we'll send you a link. We'll send you a couple of PDFs after the meeting, and you can look into that PDFs, go into that PDFs, do a bit of a, we have done a bit, quite a detailed research for all of you, by which you can get cracking. I again request, मतलब I apologize कि Zoom के goof up की वजह से काफी parents have not been able to rejoin it. तो थोड़ा सा thank you for being patient. So continuing with what we were discussing. Now अब फंडा क्या है कि मुझे अपने बच्चे के इंटरेस्ट को मैप करना है विद द सब्जेक्ट्स, एंड आई वुड फॉलो मिनिमम थंब रूल ऑफ 2, कि मिनिमम अगर 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत प्यारे हैं उसके लिए, एंड 2 मेन सब्जेक्ट्स प्यारे होने चाहिए, देन like main would mean the core subjects which make a stream. So for example, in commerce it's accounts, business study, and math and physics. In non-medical it's physics and maths or chemistry, whatever is the main subject. So I would follow the rule of 2. Now continuing with other things. Now if I talk about, I want you to understand this. Now 11th 12th की schooling का impact पड़ता है बच्चे के admission पे उस relevant state जगह पे. तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस. सो अगर मेरे बच्चे ने, अब ये स्टेट वाइज स्टेट रूल वेरी करता है, तो मैं आपको ये ट्राई सिटी का फंडा समझाऊंगा, बिकॉज वी आर इन दैट पार्ट ऑफ द रीजन. नाउ वन इज दैट जब एडमिशन होता है 12th के बाद किसी कॉलेज में, सो दो काउंसलिंग्स के बेसिस पे होता है. वन इज एन ऑल इंडिया परसेंटाइल और अ रैंक, अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट काउंसलिंग और अ यूटी काउंसलिंग. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बच्चे ने 9th 10th पंचकूला से करी है या पंजाब से करी है, बट मैं चाहता हूं कि वो 11th 12th में उसको कॉलेज में 12th के बाद पेक, विच इज़ अ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, विच इज़ अ वेरी फेमस रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, का यूटी बेनिफिट मिल जाए. सो व्हेन आई से यूटी बेनिफिट मींस 85% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द स्टूडेंट्स जो यूटी से हैं. तो उसका 2 बेसिस हैं. अब आपको ये समझना पड़ेगा ध्यान से, इसलिए दिस इज लिटिल ट्रिकी थिंग, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ यूटी बेनिफिट के 2 बेसिस पे मिलता है.
वन इज, ये मैं नॉन मेडिकल का बता रहा हूँ, ये कॉमर्स के लिए भी वैलिड है, ये ह्यूमैनिटीज के लिए भी वैलिड है, तीनों के लिए वैलिड। नाउ अगर मेरे बच्चे का या तो मेरे पास चंडीगढ़ का डोमिसाइल हो, सो विच मीन्स इफ यू आर लिविंग इन चंडीगढ़ यू हैव अ डोमिसाइल फॉर इट, देन कोई इशू नहीं है, देन स्कूलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब कहीं से भी करो, योर डोमिसाइल इज योर नंबर वन सुपर पावर। Now, the second is that if I chose a school, if I choose a school जिसमें 11 12th वो चंडीगढ़ से करता है बच्चा, in that situation my child is eligible for a UT quota in commerce, in humanities, in non medical, irrespective of उसने 10th कहां से की। I think I'm absolutely clear. So for example, and this is a bit tricky but I want you to understand this, उसने 10th करी है किसी पंचकूला स्कूल से एंड 11 12th उसने कर ली किसी भी स्ट्रीम में, इन तीनों में से, चंडीगढ़ से। सो अगर उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, विच इज पेक, विच इज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, देन सेकंड इंजीनियरिंग कॉलेज इज इन चंडीगढ़ इज UIET, which comes under Punjab University. The third is CCET, that is in sector 26 Chandigarh. PEC में, this is very very important, PEC में एंड CCET में UT बेनिफिट है। पंजाब यूनिवर्सिटी में देर इज नो UT बेनिफिट, प्लीज डोंट गेट मिसगाइडेड बाय द पीपल। In Punjab University, being a university, the admission is only on the basis of all India ranks. I'm talking about engineering in Punjab University, जिसका campus is in 25, जिसके engineering का नाम है UIET वाला campus की बात कर रहे हैं। I hope I am clear in my words. Now, अगर मेरे बच्चे ने नॉन मेडिकल लिया या कॉमर्स लिया या ह्यूमैनिटीज लिया, लेकिन उसने सिर्फ नॉर्मल BSc करनी है, मतलब उसने उसने कोई ये इंजीनियरिंग नहीं करनी, BSc करनी है या बायोटेक्नोलॉजी करनी है, BBA करनी है, BCom करनी है, then also 85% seats is reserved in these Chandigarh colleges like SD, TAB college, MCM for girls, all these colleges. 85% seats are reserved for a child who does his 11 12th from Chandigarh, even if his 9 10th is from any other school. Now comes a very very interesting part. अगर मेरे बच्चे ने, and this is very interesting and very important, मेडिकल लेना है और मेडिकल के बाद उसका ड्रीम डॉक्टर बनने का नहीं है, सिर्फ PCB करके कुछ और करने का है, then also it's always beneficial for going into a Chandigarh school for a simple reason that you will again get that benefit of 85% seats in all these colleges for BSc, biotech, whatever it is, whatever you want to do. But if I want to do medical, but my target is NEET, means मुझे NEET क्रैक करना है, देन अगर मेरी 9 10th चंडीगढ़ से नहीं है तो मुझे 11 12th में चंडीगढ़ के स्कूल जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज GMCH 32 में विच इज इंडिया टॉप 10 रैंक मेडिकल कॉलेज में कोटा तभी मिलेगा अगर आपकी 9 10th 11 12th, बेसिकली 10th 11 12th शुड बी फ्रॉम द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी। This has to be understood like absolutely crazy and very important. So I repeat, मैं मेडिकल लूँ, मैं नॉन मेडिकल लूँ, मैं ह्यूमैनिटीज लूँ, मैं कॉमर्स लूँ, अगर मुझे ग्रेजुएशन का सपना चंडीगढ़ से है, मतलब मुझे चंडीगढ़ में रह के ही पढ़ाई करनी है 11 12th के बाद, बट मुझे डॉक्टर नहीं बनना, तो 11 12th में वी कैन शिफ्ट, वी शुड शिफ्ट टू चंडीगढ़ स्कूल फॉर द UT quota benefit. If my dream is to become a doctor, and obviously I have to take medical, then I should continue in that case with 11 12th from a school जिस स्टेट से मेरी 9 10th का स्कूल, बिकॉज मेडिकल के रूल्स डिफरेंट है। यहां तक कोई डाउट? नो, आई एम स्पेसिफिक टेकिंग डाउट अबाउट दिस पॉइंट। इफ यू हैव अ डाउट इन दिस पॉइंट, you can send me on the chat.
I'm reading the chat also, side by side. Awesome. Okay. So now comes now for now I've explained you a lot of future career options. I've explained you how the things are changing. The careers which were not established a few years ago are going to be in high demand from now onwards. I've explained you a quota system for your schooling. I've explained you what kind of things you need to keep it in mind for choosing the right stream. I follow a minimum rule of two, which I've explained you in detail. Apart from that, I've also said that please don't compare in the context, don't make these judgments based upon the marks of your child in 9th, 10th, or 10th for making higher level career choices, because there's a huge difference in what is required in 9th, 10th and what is actually required in level 12. I'll be very honest with all of you and listen to me very carefully. By the grace of God, we have been able to make top students going to the top universities and colleges in the last few years. So what I've observed, this is general as a mentor advice. 11th, 12th in science stream, when I say a science stream means medical or non-medical, is more of a marathon. So when I say a marathon, I think we all understand what's a marathon. Unlike a sprint, which is a 9/10. So what happens in a 9/10? I'll explain you what happens in 9/10. In 9/10, what happens is that I have a limited syllabus. So this limited syllabus, अब अगर बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, the limited syllabus can be easily done by these good students in a very less span of time just before the exams. So just before the exams, when they did good by putting a बहुत कम effort डाल के भी जब बहुत अच्छा score आ जाता है, and you would see the good marks in 10th boards also, I promise you that. ना बच्चे को ये लगने लग जाता है और पेरेंट को लगने लग जाता है दिस इज द अप्रोच आई कैन कंटिन्यू इन हायर क्लासेस आल्सो. आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द साइंस स्ट्रीम. Now I always say to the parent at the time of even admission at Genesis, or whenever I'm discussing, that if you feel that मैंने ये बोला हम जेनेसिस में पढ़ा के इसको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करा देंगे, हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता. नो इंस्टीट्यूशन कैन हेल्प यू क्रैक एन एग्जाम. पहले सेल्फ स्टडी का जोन इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन आई से सेल्फ स्टडी का जोन, इट्स अ मैराथन विच वुड मीन दैट मुझे कंसिस्टेंटली 2 साल ज्यादा नहीं पढ़ना, रोज पढ़ना है. I don't have to put like 10 hours for 3 days and then not do anything for 4 days. What I have to do is that मुझे रोज कंसिस्टेंटली 4-5 की रूटीन में फॉलो अप सेल्फ स्टडी करनी. Now, as a parent, if my child is taking a science stream, I'm coming to this part that whether you should go for a regular school or a non-attending school. This is my personal opinion. I think I would never impose my opinion upon you. This is my opinion. So what you need to do as a parent is that from where we begin today's session, to ensure that the ladder is leaning against the right wall. That's number one. That's like choosing the right wall. Wall means यहाँ पे subjects. This is the choice of subjects. Now, this is the ladder. Now, the ladder, when I say a ladder, should be the right ladder also. Now, when I say a right ladder, means the ladder should be able to support your child. A ladder which does not break in between. A ladder which is strong enough to hold the weight of your child. So, which in this sense means, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा बच्चा 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी विद कोचिंग, अगर मैं कोचिंग में डालता हूं उसको, कर पाएगा विद रेगुलर स्कूलिंग? That is the question you need to ask yourself, looking into your child's behavior, looking into your child's past trends also. Or do you think he is a kind of a guy who would need a lot of time to self study, and for that you need to choose an arrangement where a lot of time can be given, an arrangement where his routine allows him for self study without panicking under the burden of sciences. That's a choice you have to make as a parent. This is for parents so जिनका बच्चा 11th में जाने वाला, not for younger parents, because there are few younger parents also. I repeat, that's the choice you have to make. So wall is one part of it. The ladder is the second part of it. Because unfortunately or fortunately, आप जितने मर्जी involved parent हो, ladder उसने कल्ले चढ़ना. You can clap for him at the down. You can encourage him. You can scold him when he'll make a careless mistake. You can keep him motivated. But it is
he or she that has to climb the ladder with the right set of mentors. That's where the game changes, and that's what we try to do at Genesis with all our heart and imandari. So this is something which you need to understand. Choosing the best arrangement, मतलब भेड़ चाल में नहीं, आप क्या कर रहे हो, वो क्या करता है, लोग क्या कर रहे हैं, से पहले हम अपने बच्चे, हमारा बच्चा कैसे करना चाहता है। अब बच्चे भी बेचारे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे इस एज में मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, एंड वो भी अपने आसपास के बच्चों को देख के, लोगों को देख के डिसीजन ले लेते हैं। दैट इज वेयर यू कम इन टू द पिक्चर, एंड दैट इज वाई व्हेन आई से कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एन इन्फॉर्म पेरेंट, सो दैट द नेक्स्ट टाइम योर चाइल्ड कैन नॉट से यू कि आपको कुछ नहीं पता। और बिकॉज आई थिंक इफ अगर आपको कुछ पता है, सो अगर बच्चे को ये पता है कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे ज्यादा पता है, अंडरस्टैंड दिस, you including the new trends which is happening, which I'll send you the PDFs also, don't worry about it, that's my rule. Then when the child will feel confused, he would she would not go to a person who is of the same age, बिकॉज जब सेम एज के बच्चे से सेम एज का बच्चा बात करता है, आई एम नॉट सेइंग फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो एडवाइस मिलेगी वो थोड़ी सी इमेच्योर एडवाइस मिल जाएगी, लेस एक्सपोजर वाली एडवाइस मिलेगी, आई वुड से इन दिस वे। बट वही अगर बच्चा किसी एक इन्फॉर्म्ड मेंटर के पास या इन्फॉर्म्ड पेरेंट, आई एम अगेन ब्लाइंडली, मैं हमेशा बच्चों को भी बोलता हूँ यू माइट फील बैड, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, बट आई एम नॉट हियर टू, दिस सेशन इज नॉट टू मेक एनीवन हैप्पी। मैं बच्चों को भी ये बोलता हूँ, डोंट गो टू अ पेरेंट इफ ही इज अनइन्फॉर्म्ड। अगर a parent is making a decision about your child, about your life by sitting in the office by discussing it with the colleagues, he's not an informed parent. I'm so sorry to put it this way. We are so busy in our lives, and there's so much pressure happening in all these things, making a living, making a livelihood, that it's damn difficult to take out time. I understand, I completely respect that, and I am also a parent to a 9-year 10-year-old son, so I know that what it takes to give time. But unfortunately or fortunately, these 2 years, especially this phase, is very important, where you have to take out time somehow. So I always say to a child, go to a person who is informed, be it a right mentor, be it an informed parent, be it a right career counselor, be it anyone, but someone who is informed about what is happening around the country right now, what is happening in the world right now, not someone who is living in the fallacy of 20 years old, हमारे टाइम पे ये होता था। अनफॉर्चुनेटली मेरे मतलब मुझे 12th किए 20 साल हो गए, तो हाँ 20 साल, तो वो जो मैं वो वाला ज्ञान भी नहीं दे सकता बच्चे को जो उस टाइम पे शायद मेरे को मिला होगा, बिकॉज वो ज्ञान चेंज हो चुका है। कुछ चीजें सेम है, मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, इक्वल इंपॉर्टेंट है, दैट आर थंब रूल्स विच विल नेवर चेंज, दैट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। बट उसके साथ करोगे क्या, दैट हैज चेंज्ड, बिकॉज सब कुछ इज मूविंग वेरी रैपिडली अराउंड टेक्नोलॉजी, everything is moving around the tech driven, we are moving towards a tech driven society. Now what has happened is, if as a parent मैं बोलूंगा कि नहीं मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा टेक ड्रिवन सोसाइटी में ग्रो करे, आप जब तक मर्जी रोक लो, eventually he or she will definitely get the exposure of tech, either through you, with you, or without you। वो तो एक्सपोजर मिलने ही मिलने वाला है। कॉलेज में जाएगा, बच्चों को लैपटॉप पे पढ़ाई होने लग गई है, आप लैपटॉप लेके दोगे उसको 2 सालों में, क्या करोगे? वी विल नॉट से कि नहीं हमको डिग्री नहीं करवाएंगे। पेपर ऑनलाइन होने लग जाते हैं। अगर अब आप देखो, सिंपल सा फंड है, जेई का पेपर ऑनलाइन होना है, तो अब हम कब तक बचाएं? कैट का पेपर ऑनलाइन होना है, सर ऑनलाइन। नीट के लिए भी उन्होंने प्रपोज किया है कि वी शुड हैव द पेपर इन द ऑनलाइन मोड, दो अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। सो इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी। So we need to be, that's why this session, मतलब ये मेरे बहुत दिल से session, I wanted to do this because I always do student sessions. We'll do this, we'll do another student session very soon. But what parent session is something which I feel is more need of an hour, ताकि बच्चा कभी ये ना बोल पाए कि आपको नहीं पता कुछ, because हमें नहीं पता, ऐसे कैसे पॉसिबल है यार, हम हमें तो सब पता होना चाहिए। I'm opening the house for your doubts now. You have any doubts? The PDFs, a parent has mentioned the PDFs का भेजेंगे, ma'am, by the end of the day my team will send you the PDFs, don't worry, we'll also send you the recording session recording, वो कल तक भिजवा देंगे आपको। इन मैम वन ऑन वन के लिए, फॉर वन ऑन वन सेशन आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, दे कैन बुक माय वन ऑन वन सेशन विद यू बेस्ड अपॉन लुकिंग इनटू माय कैलेंडर मैम, वो आपको वन ऑन वन सेशन का टाइम दे देंगे। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी सर। हेलो जी सर, सर। आपने एक वर्ड यूज किया था, मैपिंग। व्हाट इज दैट? ब्रेन मैपिंग और व्हाट इज इट? मैपिंग इज अ वेरी सिंपल फंडा दैट की
फॉर एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन यू सर. सो Yeah. मैं सिंपल सा फंडा समझाता हूँ सर. सो व्हेन आई स्टार्टेड जेनेसिस सर इन 2009 आई स्टार्टेड जेनेसिस. आई वाज 22 इयर्स ओल्ड. तो सर मैंने ना जी. फिजिक्स साइंस पढ़ा के शुरू किया जेनेसिस बेसिकली, एंड माय सब्जेक्ट वाज फिजिक्स. सो सर इतने साल 2021 तक ना फिजिक्स पढ़ाने के साथ आई वाज डूइंग दिस मोटिवेशनल सेशंस आल्सो. मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अपनी स्टोरी से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा क्लियर. सो सर जी. सब कुछ करने के बाद अपार्ट टीचिंग फिजिक्स, टीचिंग अबाउट लाइफ, टीच करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, सर मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा व्हाट आई वाज एंजॉयिंग मोर, टीचिंग फिजिक्स टू अ Mhm. चाइल्ड, टीचिंग फिजिक्स टू अ चाइल्ड, or giving them a guidance about life and making them a wise citizens or making them win in life. So sir मुझे ये लगा कि यार okay, this is teaching physics is my I would say very close to my heart and Okay. I'm very good at it. But this is what I'm doing with you is I'm better at it. So I mapped my interest and started building, rebuilding around this, sir. This is called mapping, sir. Fine. So that can be done with a child also? Sir, absolutely, sir. So this is what we do in the session, sir. So if we do Okay. one-on-one with a child, इसमें सर हम क्या कोई भी सर अच्छा जो काउंसलर होगा, he will she will Mhm. do that only, sir. उसका रोल ही ये होता है कि to get the मतलब to get a child to talk. सर एक तो होता है सर काउंसलिंग थ्रू साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होते हैं, स्कूल्स भी करवाते हैं, उसमें एक रिपोर्ट हाँ से जी. मिलती है आपको, है ना. एक दैट इज वन Mhm. ऑल्सो डिसेंट वे ऑफ डूइंग इट. द अदर डिसेंट वे ऑफ जी. डूइंग इट इज हैविंग योर चाइल्ड सेट विद समवन जो उसको उसके इंटरेस्ट को बाहर निकाले विद आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट काइंड ऑफ Right. टूल्स, एंड देन अंडरस्टैंडिंग कि ये ओके दिस इज व्हाट ही और शी कैन डू वेल इन लाइफ. बिकॉज एक 15-16 साल के बच्चे को सर ज्यादा एक्सपोजर नहीं है लाइफ का. उसको वही एक्सपोजर जो शायद एज अ पेरेंट हमने दिया है, या उसके आसपास 4-5 अच्छे फ्रेंड्स ने दिए, या स्कूल एक्सपोजर देता है. तो दैट इज मैपिंग का मतलब ये होता है सर. ठीक है सर. थैंक यू. थैंक यू सो मच जी. एनीथिंग एल्स गाइस, एनी अदर डाउट? I have one question. प्लीज सर, गो I हेड, have गो one हेड, question. गो हेड. I have one question. You have not, please throw some light on CLAT. सर आई मिस द क्लैट. सर क्लैट इज, आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड, क्लैट इज फॉर. आप सर अपने आप को म्यूट कर लेंगे, फिर मैं आंसर दूंगा, नहीं तो आवाज ना गूंजेगी. Thank you so much, sir. Sir, CLAT, I think we all understand, is a for your law, is a common law aptitude test. It is for your law examination. Any child, I repeat, any child from any stream except medical can appear for CAT. Medical वाला भी दे सकता है with maths, additional as maths, can appear for CLAT examination. The route is very simple, sir. अगर बच्चे को लॉ के बाद जुडिशरी में इंटरेस्ट है, और प्रॉब्ली a lot of students from after pursuing law give judiciary के साथ साथ they appear for UPSC also. They appear for CLAT examination after 12th. सर 12th के बाद CLAT का एग्जाम होता है समवेयर अराउंड आई थिंक मई में. इसके लिए आई फील अ प्रोफेशनल कोचिंग ऑफ अराउंड 4 to 5 months इज इनफ ऑन अ वीकेंड बेसिस टू क्रैक अ क्लैट एग्जाम, अगर बच्चा का आईक्यू लेवल ठीक है सर, डिसेंट है. फॉर अ डिसेंट आईक्यू लेवल अ क्लैट एग्जामिनेशन कैन बी क्रैक्ड विद अ वीकेंड बैच ऑफ 4 to 5 months सर, अराउंड अक्टूबर नवंबर से, जब बच्चा 12th में होगा. अ चाइल्ड कैन प्रिपेयर ऑन अ वीकेंड बेसिस एंड कैन क्रैक अ क्लैट एग्जामिनेशन सर. एंड उसके बेसिस पे सर he'll get into a 3 year और a 5 year डिग्री और डिप्लोमा कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन सर उसने वो 5 year वाला करना है या 3 year वाला करना है. Would it be appropriate that a student may take the chance of CLAT as well as for this engineering? A For student may at a time opt both for the CLAT, take a chance, as well as for the say engineering. जी सर. For सर अगर एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इफ चाइल्ड इज एक्सेप्शनली गुड, आई एम श्योर ही और शी कैन सर बच्चे मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, टू बी ऑनेस्ट, बट देन दे हैव टू बी एक्सेप्शनली गुड इन फ्रॉम हियर, which we call as a good kid. Like I'm not good or bad is not in the context of human behavior right now. So don't take me otherwise. Good or bad रहता है. कईयों का aptitude से बहुत fast होता है. Like I was a very average learner throughout my life. So मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने में. कुछ बच्चे सर गिफ्टेड होते हैं. So I'm talking about gifted kids. उनके लिए 2-3 एंट्रेंस एग्जाम पैरेलल निकालना मुश्किल नहीं है. So at Genesis we have few gifted kids.
वो मतलब 5 घंटे में वो आउटपुट निकाल लेते हैं जो एक एवरेज बच्चा 8 घंटे में निकालता है. दैट्स एब्सोल्युटली ओके सर, वो निकाल लेते हैं. इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल सर. दैट्स आंसर योर डाउट. इट इज पॉसिबल. So I think it was pleasure to host all of you. Sahil ji, one question for me. जी सर प्लीज. Actually, my kid is in going to class 11, and जी. I think he's interested in the non-medical also. ठीक है जी. So one doubt is coming whether we should go for dummy school or regular school. That is very big सर मैंने ये question. बड़ा सर, क्योंकि सर आई गो टू लॉट ऑफ स्कूल्स फॉर दीज वर्कशॉप्स एंड फॉर दिस, सो मेरे लिए बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है आंसर करना. मैं ऑफ रिकॉर्ड इसको बिना रिकॉर्डिंग करे आपको आंसर करता हूँ.